बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी इसकी। काफ़ी टाइम से शायकीन को इंतज़ार था कब ये सीरीज़ आएगी, लेकिन सीरीज़ जो हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं शायकीन क्रिकेट, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी फैंस थे बहुत उनके दिल टूटे हैं। हार जीत तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम पहला मैच देखें, पूरा एक बोरिंग मैच रहा। सेकंड इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया को मिली ही नहीं। दूसरा मैच हम देखें, पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से वो मैच बचाया। और जो तीसरा मैच है उसमें तो पूरी जो पाकिस्तानी टीम है वो हमारे सामने एक्सपोज हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं जहीर भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, काफी टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप इनकी टाइमलाइन देख सकते हैं, आपको क्रिकेट पर तजिए देखने को मिल जाएंगे। तो हम इनसे पूछते हैं, तो सर बात कहाँ से शुरुआत करें? बहुत सारी बातें हैं। तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ने वाली है, तो एकदम से ये सब कुछ कैसे पलट गया? देखें, जो सबसे बड़ी बात, दिल तो काफी टूटा है। और इस बात का भी टूटा कि मेरी बात की लाज भी नहीं रखी गई और बहुत ही बुरी तरीके से हारे। तो एक पहले मैं सोचा कि शायद पाकिस्तान 2005 की जो इंडिया की सीरीज हुई थी, जी। जिसमें पहले 2 इनिशियल बोर्डिंग मैचेस हुए थे और रन्स के अनबार लग गए थे। फिर कराची में जाकर पाकिस्तान ने एक बेहतरीन टेस्ट मैच जीता। तो मुझे लगा शायद उस तरह का एक एक्शन रीप्ले हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या ही जबरदस्त क्या कहते हैं ना, खेल पेश किया। और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर ने वो काम किया जो पाकिस्तानी स्पिनर नहीं कर सके। और अगर सबसे ज्यादा मैं ब्लेम करूंगा किसी डिपार्टमेंट को, वो हमारी स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है। और मेरे ख्याल से स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट की वजह से हम मैच हार गए। हम कभी सीरीज के अंदर हम हमेशा से पीछे से खेलते रहे, कभी हम डोमिनेट कर ही नहीं पाए, कभी आगे जा ही नहीं पाए पूरी सीरीज के अंदर। सही है, लेकिन स्पिनर्स की बात तो हम बाद में करते हैं। पहले हम आते हैं ये पिचेस की तरफ। तो जी। पिचेस कैसे रही? रमीज राजा का एक अपना स्टेटमेंट था पहले टेस्ट मैच के बाद कि हम ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट नहीं करना चाहते, हमने खुद इस तरह के स्लो ट्रैक्स बनाए हैं। तो हम देखते आ रहे हैं जब भी बाहर से टीम आती है एशियाज में, खासतौर पर जो ये सीना कंट्रीज होते हैं, इनको स्पिन बॉलिंग के जरिए फंसाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ना तो स्पिनर्स के लिए कुछ था और ना ही फास्ट बॉलर के लिए कुछ था। उल्टा जो रिवर्स स्विंग हुई उसमें हमारी बैट्समैन एक्सपोज हुए। तो पिचेस का कितना रोल रहा इस सब सारे मामले में? अच्छा, सारे मेरे एक दो जगह मैंने और भी ये बात की है। आई थिंक रमीज राजा जो है ना, अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं इस लिहाज से कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे क्यूरेटर्स नहीं हैं जो अपनी मंशा के मुताबिक पिच बनाए। वो पिच बना देते हैं और उसके बाद जो पिच जो करेगी वो करेगी। ठीक है, वो अपनी मंशा के साथ चीजें नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं, उसके ऊपर से घास हटा के बिल्कुल ही फ्लैट करते हैं, दैट्स इट। और उसको ज्यादा उसके अंदर टर्न देना, ये करना, वो करना, वो उसमें नहीं है। अगर आप ये देखें ना, अगर आप ये कहें कि यार जहीर ये तुम कैसे बात कर सकते हो, इसकी मैं आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ इस बात पे कि तीसरे मैच के अंदर उन्होंने एमसीसी के रिटायर्ड क्यूरेटर्स को बुलाया पिच को देखने के लिए कि यार पिच में थोड़ी जान डालें। तो इससे क्या साबित होता है कि पाकिस्तानी जो क्यूरेटर्स हैं उनके उनके बस की बात नहीं है कि पिच को सही तरह मैनेज कर सके। और आप क्यूरेटर्स की बात कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है, मैंने ये जब टेस्ट देखा तो हमारी पोल भी खुल गई कि हमारी कितनी को अच्छी फैसिलिटीज हैं क्रिकेट की। जब आपने देखे जो झंडे लगे हुए थे एज ए साइड स्क्रीन, और वो डंडों के ऊपर उन्होंने सफेद कपड़े लगाए हुए थे, और ये इंटरनेशनल टेस्ट मैच हो रहा है और जिसकी साइड स्क्रीन जो है वो डंडों के ऊपर सफेद कपड़ा लगा हुआ है। और तो आप खुद समझ लें कि किस तरह के हमारे स्टैंडर्ड्स क्रिकेट के उधर हो रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मुझे तो काफी ज्यादा दुख हुआ। और मुझे चाहिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो क्यूरेटर्स हैं उनको इंग्लैंड भेजना चाहिए। आप इंग्लैंड के क्यूरेटर्स देखें, वो अपनी मंशा के मुताबिक जैसे उनका दिल करता है, या इंडिया के क्यूरेटर्स देखें, वो अपने दिल के मुताबिक पिच बनाते हैं। तो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स में वो एबिलिटी अभी नहीं है कि वो कप्तान की सोच के साथ, उनकी टीम मैनेजमेंट की सोच के साथ अपनी मंशा के मुताबिक पिच बना सके। ठीक है, पिच बनाने वाले तो नाअहल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अफ्रीका के साथ भी सीरीज हुई हैं, इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ भी हुई हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हुई हैं।
तो मतलब ये एक डर था, एक ये खौफ था, इस वजह से ये सब कुछ किया हुआ है, या सिर्फ ये नाअहली ही थी? मेरे ख्याल से नाअहल ही थी। एक- आप यही देखें ना, रावलपिंडी की यही पिच जो थी वो बिल्कुल बेहतरीन खेल पेश कर रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन ये टेस्ट मैच, क्योंकि मैचेस इतने ज्यादा हो चुके थे इसके ऊपर, रावलपिंडी की पिच के ऊपर, कि जब ये क्या कहते हैं, और सारी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक रावलपिंडी में बहुत ज्यादा खेली जाती है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से पिच में अंदर जूस ही निकल गया था। कोई जूस नहीं था पिच के ऊपर। और उसको किस तरह प्रिजर्व करना है, वो हमारे क्यूरेटर्स की क्या कहते हैं ना, उसमें वो जान नहीं है, वो क्यूरेटर्स में वो अहल नहीं है। तो मैं तो इस बात का मुझे कामिल यकीन है कि हमारे क्यूरेटर्स अपनी मर्जी के मुताबिक पिच नहीं बना सकते हैं। और आप लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान ने डर के पिच बनाई। अगर पाकिस्तान डर के बनाता ना, तो पाकिस्तान जो था वो बहुत ज्यादा स्पिन ट्रैक बनाता। ठीक है, अगर डर के वो बांग्लादेश जैसे स्पिन ट्रैक बनाता, या इंडिया जैसे स्पिन ट्रैक बना देता, क्योंकि उनके पास नेथन लॉइन जो उनका मेन वेपन था, वो ऑफ हम्म, स्पिनर है, वो इतना ज्यादा पाकिस्तान को तंग नहीं कर सकता था। लेकिन हम्म, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से डर के नहीं बनाई, उनसे बनी ही नहीं पिच, नाअहली थी। ना हिली थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी तनकीद भी ये हो रही है कि पाकिस्तान ने बहुत गलत दिफाई खेल खेला है, खासतौर पर बैट्समैनों ने, और कप्तान की तरफ से भी हमें देखने को मिला। पहली जो टेस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड बैटिंग दी ही नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद सारा खेला था। जबकि जो तीसरा मैच था इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, ये अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करके ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार भी सकता था। तो नहीं नहीं, ये एक किस्म की ना, आप कह लें कि हमारी खुशफहमी थी कि हम ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारी बैटिंग लाइन को देखा था। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि ये बेहतरीन नर्म मुलायम पिच के ऊपर भी 3 से इनका 2.5 से ज्यादा इनका रन रेट नहीं है। तो ये 3 के रन रेट के ऊपर कैसे चेस कर लेंगे? ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हमारी स्ट्रेंथ का पता था, तो उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही हमें 350 का स्कोर दिया। ठीक है। तो ये आप ऑस्ट्रेलिया ने 5 इनिंग्स पाकिस्तान की देखी, और पांचों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को पता था कि पाकिस्तान जो है वो 3 के एवरेज के ऊपर नहीं आ सकता, वो 2.5 की एवरेज पे रहेगा, तो हम चांस ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही होगा। हम हमें कभी भी ये मसला नहीं होगा कि हम हार जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को ये पता था। तो रही बात पाकिस्तान के रिस्क ना लेने की, तो मैं पहले भी इस बात पे कह चुका हूँ, मुझे मुझे मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है वो पैसिव कप्तान है। मेरे ख्याल से वो बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन मेरे ख्याल से वो कप्तान जो है वो पैसिव कप्तान है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और काफी गालियां भी मैंने खाई हैं इस बात के ऊपर, और मेरे दोस्तों ने भी मुझे काफी तनकीद किया कि मेरे ख्याल से बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, उनको सिर्फ बैटिंग का डिपार्टमेंट देख के उनको कहना चाहिए कि बैटिंग के ऊपर। टेस्ट फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, या आप तीनों फॉर्मेट्स की बात मैं कर रहे तीनों हैं? फॉर्मेट के ऊपर कह रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट के ऊपर मुझे बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं लगते। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा पैसिव कप्तान है। एग्रेसिव एग्रेसिव उनकी नेचर नहीं है इस लिहाज से, कप्तानी के लिहाज से, और या क्या कहते हैं ना, अच्छा गेम प्लान बनाने के लिहाज से, या बैट्समैन को किस तरह ट्रैप करके गेम प्लान बना के आउट करना, मेरे ख्याल से ये उनको अभी ये लेवल उनका नहीं है। इस लिहाज से अगर मेरे पास होता, तो मैं तीनों को कप्तान, तीनों फॉर्मेट के अंदर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाता। ठीक है। टेस्ट में तो मेरे ख्याल से अब काफी तनकीद हो रही है बाबर पर, लेकिन वनडे और T20 में फिलहाल उनका रिकॉर्ड बेहतर है, कोई इतना बुरा नहीं है। नहीं देखें, मैं जो सच्ची जो है, एक आप जब ओवरऑल थिंकिंग करते हैं ना, तो जब आपको लग जाए कि एक प्लेयर के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मैं हमेशा इस लिहाज से बात करता हूँ कि एक प्लेयर के अंदर वो एबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं हम्म, उसी वक्त अपनी गलती को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ ठीक कि है। जब हम 2-3 साल जाया कर दें, उसके बाद उसको फिक्स करें, उस प्लेयर को भी गंदा करें, और क्या कहते हैं ना, अपने 2-3 साल भी जाया करें। तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि अभी आपको गलती नजर आ रही है, अभी आप फिक्स कर दें। रिस्क है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुन टाइम है कि बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दें। लेकिन उसके लिए आपको मैन मैनेजमेंट की भी जरूरत है। बाबर आजम को प्यार मोहब्बत से आपको समझाना पड़ेगा कि यार आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें। मेरे ख्याल से आप बैटिंग जो है आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, और आप क्या क्या कहते हैं ना, कप्तानी के फराइज किसी और को देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी ये बात हजम करने, आवाम को भी हजम करवाने के लिए, इतना हम्म, ये बात करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, ये काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए,
और मेरे ख्याल से रमीज राजा में ऐसा जिगरा नहीं है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग को भी देखें तो टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन थे। अजहर अली को भी हम निकाल देते हैं, जो मैच ड्रॉ होना होता है अजहर अली उसमें ही रन्स करते हैं, जब भी प्रेशर आता है तो अजहर अली जल्दी आउट होते हैं। तो कैसे देखते हैं बैटिंग लाइनअप को? फवाद आलम पे काफी बात हो रही है, हालांकि मेरा मानना तो ये है कि ना कोई एक सीरीज पर हीरो बनना चाहिए और ना ही कोई एक सीरीज पर जीरो बनना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम जरा जज्बाती है, एक सीरीज पर हीरो बना देती है, और ये सीरीज जब नाकाम हुई तो फवाद आलम को भी ठीक ठाक गालियां पड़ रही हैं। तो कैसे देखते हैं बैटिंग लाइनअप को? देखिए सच्ची जो बात है, बैटिंग ने तो अपना काम किया है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बैटिंग लाइनअप से मुझे इतना ज्यादा वो दुख नहीं है जितना मुझे बॉलिंग लाइनअप से है, कि बॉलिंग जो है वो कभी भी उसको कभी भी बॉलिंग जो हमारी जो है कभी भी अगली टीम को 300 से कम ऑल आउट नहीं कर पाई। ठीक है, उन्होंने से मेरे ख्याल से 2 दफा ऑल आउट किया है। एक 491 उन्होंने किया था और दूसरे में 350 कर लिया था। तो आप 3 मैचेस में 2 दफा अगली टीम को ऑल आउट करेंगे तो आप समझें कि आप मैच जीत जाएं। आपकी बैटिंग हमेशा पीछे से आके खेलती रही, आपकी बैटिंग हमेशा प्रेशर में आके खेलती रही, और और आपके होम ग्राउंड के ऊपर आपकी बॉलिंग जो है वो नकारा नजर आए, तो फिर बैटिंग को ज्यादा ज्यादा तकलीफ, क्या कहते हैं ना, ब्लेम हम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पिचेस का भी इसमें एक रोल है ना। पिचेस में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी बॉलिंग के लिए, खास तौर पर फास्ट बॉलिंग, अगर रिवर्स स्विंग अगर हम हटा दें तो कुछ भी नहीं था। देखें, अब यूई की पिचेस के ऊपर भी अब था। यूई की पिचेस बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमने ऑस्ट्रेलिया को नाक हम्म, रगड़वाई। ऑस्ट्रेलिया से हम आउट ही नहीं होते थे, और हम्म, ऑस्ट्रेलिया हो इंग्लैंड हो, हम उनको वहां आउट कर लेते थे। तो मेरे ख्याल से जो हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट ने, उन्होंने फास्ट बॉलर्स का कोई साथ ही नहीं दिया। और मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग जो शाहिन शाह अफरीदी ने, उसने बेहतरीन बॉलिंग की। आखिरी टेस्ट मैच में नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, और मेरे ख्याल से हम्म। भरपूर साथ दिया कि किसी तरीके से अपनी टीम को बना कर रखें। लेकिन हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था उसने कहीं से भी साथ नहीं दिया कि यार वो मैच में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। दोनों इनएक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यासिर शाह की भी कमी महसूस हुई है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और यासिर शाह यासिर शाह की। तो पाकिस्तान कप भी खेल रहे थे, अब ये मुझे समझ नहीं आया वो कैसे अनफिट हैं। पाकिस्तान कप में वो उन्होंने कोई 2 मरतबा 5 विकेटें भी ली हैं। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से यासिर शाह अगर फिट थे तो उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए था, स्पेशली तीसरा टेस्ट मैच। हम जब आपने देख लिया कि साजिद और नुमान बिल्कुल तंग नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को, और हम्म, साफ नजर आ रहा है कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, और उनकी जो हमें उनके ओपनिंग पेयर ही हमसे क्या कहते हैं जल्दी आउट नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया को किसी चीज का डर नहीं है हमारे बॉलर से। वो कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को आप मैनेज कर लें, और उसके बाद हम हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, हम बड़ा स्कोर कर सकते हैं आराम से, और कोई फियर नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको यासिर शाह सिर्फ एज ए फियर फैक्टर डाल देना चाहिए था, कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया को इस लिहाज से, नहीं यार इनके पास चैंपियन प्लेयर है, वो कभी भी आकर 2 ओवर में 3 विकेटें ले जा सकता है और हम गेम को बाजी पलट सकता है। तो कभी कभी आप फियर फैक्टर ही डाल देते हैं। और सेकंड, अगर चले शादाब तो अनफिट थे, तो चले शादाब नहीं डाल सकते थे, लेकिन शादाब को डाल सकते थे। और एक और भी तो वो जाहिद महमूद, हाँ। जाहिद महमूद बैठा हुआ था। आपको जब तीसरे टेस्ट मैच में पता चल गया है कि साजिद जो है बिल्कुल अनइफेक्टिव है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो हैं उसको हम्म, आराम से खेल रहे हैं, कोई मसला ही नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया के हम्म, बैट्समैन को, तो साजिद को हटाकर आप जाहिद महमूद को डाल सकते थे, बल्कि आप 3 स्पिन ऑप्शन के साथ जा सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो था बहुत पैसिव खेला, एग्रेसिव नेचर बिल्कुल नहीं दिखाई। आई फील लाइक पाकिस्तान जो था वो खुश ही था कि 0-0 अगर ये हो जाए तो आई थिंक पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारी विक्ट्री है। लेकिन अपने देश के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर आप 0-0 भी ऑस्ट्रेलिया कर देता तो ये ऑस्ट्रेलिया की जीत होती, और आपने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के जिसे कहते हैं ना वैल्यूएबल पॉइंट्स लूज किए। लेकिन आपकी अनएग्रेसिव नेचर के साथ, डिफेंसिव नेचर के साथ आप 0-0 करने के बजाय आप मैच हार गए, सीरीज हार गए, और आपका जो चांस बन रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने का वो भी खोया। अब मैं कहता हूं कि अगर अब तो इनको इनको क्या कहते हैं ना, डिजर्व ही नहीं करते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए, कि आप अपनी होम सोइल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं डिफेंड कर पाए। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जब पहले आया था
वो 0-1 से जीत के गया था, 24 साल बाद दोबारा आया, 0-1 से जीत के चला गया। अच्छा, वसीम ने कमेंट किया कि उस्मान कादिर तो टेस्ट फॉर्मेट मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने डेब्यू भी नहीं किया और फर्स्ट क्लास भी इतना नहीं खेले, तो उस्मान कादिर की ट्राई कर सकते हैं हम टेस्ट में? नहीं, तो अगर आप उस्मान कादिर को टेस्ट में ट्राई करेंगे तो जाहिद महमूद ने किसके पैसे लेके खा गया है? किसी हाँ, की तो क्या खाया गुनाह है? किया है? तो उसने क्या गुनाह किया कि आप जाहिद महमूद को नहीं करेंगे? स्क्वाड में रखकर नहीं खिला रहे। हाँ, मसलन कि आप स्क्वाड में रखा हुआ है जाहिद महमूद को, उसको उधर स्क्वाड में किस लिए रखा है? बेचारे का सिर्फ नाम डालने के लिए रखा हुआ है। साजिद ने कितनी की विकेटें पहले 2 मैचेस में ले ली थी कि उसके बाद आपको ये कंफर्म हो गया था तीसरे मैच में ये कुछ निराला करके दे देगा। तो आपको तीसरे मैच में कुछ डिफरेंट तो करना था कि कुछ डिफरेंट लुक ही दे देनी थी उनको। जिस तरह डिफरेंट लुक देने की कोशिश की नसीम शाह 3 फास्ट बॉलरों के साथ गए, 3 क्या कहते हैं अच्छे बेहतरीन फास्ट बॉलरों के साथ गए। तो जाहिद को भी खिला लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे ख्याल से जाहिद ने साजिद से तो अच्छा ही कर लेना था, साजिद से वर्स नहीं कर पाता। अच्छा, इन्होंने फिर एक कमेंट किया कि अच्छी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट आ गई है। टेस्ट क्रिकेट तो आ गई है, लेकिन क्रिकेट भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्रिकेट आ गई है, ये काफी नहीं है, क्रिकेट होनी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि हमें देखें, पहले टेस्ट मैचेस इतने नहीं मिलते। अगर हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो हमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगी। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल जबरदस्त कही है, बेहतरीन की है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी बोरिंग क्रिकेट खेलने के बाद वो अभी हम्म, 3 मैचेस खेले हैं ना उसने, अगली दफा वो 2 हम्म, मैचेस के लिए आएगी। ठीक है? हम्म, और आपका ही नुकसान होगा। अभी आपके जो लगा हुआ है ना पेप्सी का निशान, जब इतनी बोरिंग स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। स्पॉन्सरशिप होगी, भाग जाएगी वो सारी स्पॉन्सरशिप। जब इतनी बोरिंग क्रिकेट होगी तो कोई भी नहीं देखेगा, वो सारे भाग हम्म, जाएंगे। फिर वो वापस आ जाएगी बबल गम, फिर वापस आ जाएगा कूल एंड कूल पाउडर। तो अच्छी क्रिकेट जो है खेलेंगे तो स्पॉन्सरशिप आएगा, पैसे आएंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो है, मेरा दिल तो बहुत दुखाया है कि एक टीम अच्छी बुरी से बुरी टीम भी जो होती है ना वो होम सॉइल डिफेंड कर लेती है। ठीक है, हम्म। साउथ अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया भेजे, साउथ अफ्रीका के अंदर वो भी होम सॉइल डिफेंड कर लेगी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिस की है। और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस सीजन के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना। और वो वेस्ट इंडीज में जाके भी एक टेस्ट मैच हार गए, वो वहां भी वैल्यूएबल पॉइंट लूज किया, सीरीज बराबर करके आ गए और वेस्ट इंडीज जैसी थकी हुई टीम के खिलाफ। और इधर भी ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम सॉइल डिफेंड नहीं कर पाए, यहाँ भी वैल्यूएबल पॉइंट लूज कर दिए। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान अगले 7 मैच जीते तो तब जाके कुछ चांस बनता है। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप की बात हम करते हैं, लेकिन एक बोरिंग क्रिकेट से इसका हमें एक ये आइडिया भी मिला है कि अगर हम पहला मैच देखें तो रावलपिंडी में अच्छा खासा क्राउड आया था, फिर जी कराची में इतना क्राउड नहीं आया और लाहौर में उतना उससे भी कम क्राउड आया। तो इसका इस बात से हमें ये वाजे हो रहा है कि शायकीन भी बोरिंग मैच देखना पसंद नहीं करते। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो शायकीन आएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन पाकिस्तान को ना अभी तो चलें, इस सीरीज के बाद ना पाकिस्तान को दूसरे वेन्यूज के ऊपर ना ज्यादा ट्राई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कराची और लाहौर के जो हमारे जो दोस्त हैं वो ज्यादा सिक्योरिटी का जो मामलात है ना उसमें अपने आप को हैसल नहीं डालना चाहते। वो ज्यादा चाहते हैं कि बस चलें ठीक है, फिर हम ना टीवी से देख लेते हैं। उधर 3 घंटे जाके पहले खड़ा होना पड़ता है, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, या 45 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। तो वो ज्यादा इस लिहाज से वो कहते हैं कि इससे अच्छा हम टीवी से देख लें। तो फिर पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि दूसरे वेन्यू मुल्तान, जहाँ के शायकीन जरा थोड़े ज्यादा ईगर हैं पेशावर। स्टार्स को, हाँ पेशावर, मुल्तान, इधर जहाँ ज्यादा ईगर हैं शायकीन मैचेस देखने के लिए, वहां टेस्ट मैच कराए। इंडिया ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। इंडिया जो है वो अपने जितने भी टेस्ट मैच है वो छोटे वेन्यूज के ऊपर कराती है, और वहाँ लोग आते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे थे। पहले मैच में नसीम शाह को खिलाया गया, दूसरे मैच में फिर फहीम अशरफ को खिलाया गया, तीसरे मैच में फिर नसीम शाह आ गए। तो कैसे देखने को एक वाजे अप्रोच नजर नहीं आ रही कि हमने किस फास्ट बॉलर के साथ जाना है, ये बात या भी सिर्फ वो है। दोस्ती की बुनियाद पर खेल रहे हैं हसन हम्म, अली? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक और देखें भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लगता है कि जो बाबर आजम जो है ना वो यारों के यार हैं। ठीक है, वो यारी निभाते हैं। कभी ये काम चल जाता है, कभी वो जो आपका यार जो होता है ना वो अपने जी जान के लगा के आपकी यारी निभाता है। लेकिन ये अप्रोच जो है ना ये अब काफी पुरानी हो चुकी है। अब आपको नई अप्रोच के साथ जाना चाहिए, विच इज अ कॉर्पोरेट लेवल।
ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल की अप्रोच ये है कि भाई अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको उसी वक्त प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको निकाल दें, उसका करियर खत्म होने से पहले ही उसको साइड में बिठा के उसको बोलें कि अपनी फॉर्म रीगेन करें, हम आपको वापस लेके आते हैं। आप उसको रगड़ा देते रहते हैं, रगड़ा देते रहते हैं, जैसे अभी हसन अली को इतना रगड़ा देंगे कि बाद में उसका करियर ही खत्म हो जाएगा, लोग उसका नाम ही नहीं सुनना पसंद करेंगे और उसको साइडलाइन कर देंगे। जैसे असद शफीक को साथ जब उसके रन नहीं बन रहे थे तो उसको खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे, तो असद शफीक का अब लोग नाम ही नहीं सुनना पसंद करते, कहते नहीं असद शफीक की बात ना करो, हालांकि टेस्ट अच्छा टेस्ट प्लेयर है, तो लोग कहते हैं नहीं असद शफीक की बात ना करो, हमने बहुत टेस्ट कर लिया, वो नहीं चल पाया। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था उसको हटा देते थोड़े अरसे, उसको कहते हैं आप फॉर्म रीगेन करके आए, हम आपको दोबारा चांस देंगे। तो हसन ठीक अली है। के साथ यही साफ नजर आ रहा है कि हसन अली जो हैं वो फिट नहीं है, उनकी पेस जो थी स्पेशली लाहौर टेस्ट के अंदर उनकी पेस काफी डाउन थी, और उनकी जो बॉल जो अंदर आती है, जो उनका लीथल वेपन है जो पुरानी गेंद के साथ वो बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, वो नजर नहीं आया, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए आपको पेस की भी जरूरत होती है स्पेशली पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, वो नजर नहीं आई। तो आपको हसन अली को ठीक। ड्रॉप कर देना चाहिए था, किसी और को ट्राई करनी चाहिए थी, क्या कहते हैं ना बॉलिंग ऑप्शन के साथ, स्पिन ऑप्शन के साथ जाना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी के बाद कोई ऐसा अच्छा फास्ट बॉलर नहीं दिख रहा पाकिस्तान में जो जिससे दूसरी टीम डर लगे कि यार नहीं ये बंदा मेरी विकेट निकाल सकता है। और स्पेशली पाकिस्तान टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। टेस्ट, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट के अंदर, यार ये बंदा मेरी विकेट निकाल सकता है, यार ये मुझे आउट कर सकता है। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वाहिद जो है वो हमारा बॉलर इस लिहाज से। लेकिन आप देखें शाहीन शाह अफरीदी पे हमने प्रेशर कितना डाला हुआ है, ठीक है, हम पीएसएल उसको कप्तानी दी हुई है लाहौर की टीम का, उसका बोझ, फिर हम T20 का हमारा वो वेपन, ओडीआई का वेपन, इतना उस पर प्रेशर डाला हुआ है, अगर वो ब्रेक हो गया तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट किधर जाएगा, पाकिस्तानी बॉलिंग डिपार्टमेंट किधर जाएगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने असद शफीक की बात की तो मुझे याद आया कि उनकी जगह फवाद आलम को ही लाया गया था, और मैं काफी कमेंट्स भी देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि असद शफीक का कमबैक होना चाहिए, तो आपको असद शफीक का कमबैक नजर आ रहा है? देखें फवाद आलम, ये नहीं हो कि आप फवाद आलम की जगह आप असद शफीक को डाल दें, जो बंदा इस वक्त डिलीवर नहीं करके दे रहा पाकिस्तान के लिए, ठीक है, वो इस वक्त साफ नजर आ रहा है, वो अजहर अली है, ठीक है। इस सीरीज में चलो थोड़ा बहुत तो वो थोड़ी बहुत उसमें फील्डिंग पहले मैच में एबिलिटी, उन्होंने कर दिया था 150 हाँ शायद। चलें उसकी खैर है लेकिन मैं एज ए फील्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी देख रहा था कि जो पिछली जो सीरीज हुई थी, उनसे बैठा नीचे पकड़े गेंद नहीं पकड़ी जा रही थी, 2-3 दफा उनके पांव से गेंद निकल गई थी, उनका तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एजिलिटी कम हो गई है, ठीक है, आपका वेट भर भी जाए, आपके अंदर वो एजिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम आप नीचे फौरन पकड़ के गेंद जो है गेंद पकड़ ले, कोई मसला है उनकी, कोई बैक के अंदर प्रॉब्लम होगी, कुछ भी है, तो वो मसला है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अजहर अली की जगह असद शफीक होना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से। और अजहर अली के साथ एक बहुत बड़ा मसला भी आ गया कि वो गेंद कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि वो मैच के हीरो बने, हमेशा हीरो कोई और होता है, वो साइड किक होते हैं, और उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो मेन हीरो बन के मैच को अपने बलबूते के ऊपर जिता के दे सके। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से अब अजहर अली का टाइम हो गया कि उनको बोलने के आपने बहुत पैसे बना लिए, थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज, पाकिस्तान की बैटिंग के लिए एक अच्छा नाम है, बड़े बड़े हमारे बैट्समैन 7,000 रन नहीं बना सके, अजहर अली ने बनाए, और 300 भी स्कोर 300 प्लस स्कोर किया एक मैच के अंदर, वो भी उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन अब मैं अजहर अली को चाहिए कि अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब उनको मेरे ख्याल से या तो अच्छा बड़ा रेस्ट दें या फिर आप उनको टाटा बाय बाय कर दें। लेकिन असद शफीक 4 नंबर पर मेरे ख्याल से ज्यादा खेले नहीं है, वो मिसबा से पहले छठे नंबर पर खेलते रहे हैं, फिर वो मिसबा की रिटायरमेंट के बाद 5वें नंबर पर आए हैं, तो चौथे नंबर पर खिलाया जा सकता है असद शफीक को? देखें अजहर अली जो है वो तीसरे पे आते हैं, ठीक है, तीसरे पे मेरे ख्याल से बाबर आजम की जगह बनती है, ठीक है, आप लाएं उसके बाद फवाद आलम को ले आए, उसके बाद असद शफीक को ले आए, सिंपल इज ठीक दैट। है। और ओपनिंग स्लॉट को अगर हम देखें तो शान मसूद को नहीं खिलाया गया, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है इमाम की, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं देखें ओपनिंग इमाम स्लॉट को को? तो उन्होंने रखा क्योंकि इमाम ने जो है डोमेस्टिक में उसकी इस साल 100 की एवरेज से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बात करना चाहूंगा, जो इस बात पे ना शायद ऑडियंस मुझसे ना करे, मेरे क्या कहते हैं ना, डिसएग्री।
हाँ, डिसएग्री करे मेरे से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान कभी भी इमामुल हक के साथ नहीं जीत सकता। इमामुल हक 100 करे, 200 करे, कभी भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। वजह ये है कि जो सेल्फिश प्लेयर होते हैं ना, उससे टीमें नहीं जीता करती। तो मेरे ख्याल से इमामुल हक जो है, आप देख लें, आप पहले जो मैचेस के अंदर आपने इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई, जब आउट हुए तो उन्होंने साफ एलबीडब्ल्यू था और उन्होंने रिव्यू लिया, ठीक है? बीच में पड़ रही थी बॉल, उन्होंने रिव्यू लिया और अपने कंधे भी उचकाए यूं करके, क्या पता, यूं करके उन्होंने किया भी कि क्या पता। तो भाई तुझे पता है कि आउट है तो तू क्यों रिव्यू ले रहा है? ये सेल्फिश होने की निशानी है। फिर दूसरे मैच के अंदर भी एलबीडब्ल्यू हुए तो रिव्यू लिया, यानी कि इमाम जब भी आउट होंगे तो रिव्यू जरूर लेंगे। ये सेल्फिश होने की निशानी है और दोनों के अंदर बीच का उनका क्रिक्का लग रहा था, क्या कहते हैं ना, बीच में बॉल लग रही थी। तो मेरे ख्याल से जो इमाम जो है ना, सेल्फिश प्लेयर है और सेल्फिश प्लेयर जो है वो टीम को कभी भी नहीं जिताता। आप इसको आउट करें और इसकी जगह अनसेल्फिश प्लेयर जो टीम के लिए खेलता है, जिसका अभी आपने नाम लिया है, उसको शान मसूद। शान मसूद। ठीक है। अच्छा, ये मुझे फवाद आलम का एक और वाकया याद आया कि जब वो इंजमामुल हक सिलेक्टर थे तो उन्होंने कहा था कि फवाद फवाद की टेक्निक ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट वाली। अभी भी आपने एक पिक्चर देखी होगी, स्टार बिल्कुल स्टंप्स पे पहुंच चुके हैं बॉलिंग करवाते हुए, लेकिन फवाद आलम लेग अंपायर की तरफ देख रहे हैं, तो उस पर भी काफी क्रिटिसाइज हो रहा है। देखें, एक पिक्चर का एक फ्रेम होता है, वो कभी इस तरह हो भी जाता है, लेकिन देखें, एक सीरीज बैड हो गई है उसकी हाँ, बात, चलें ठीक है, जाने दें। आप एक सीरीज और देख के देखें, अगर नहीं अच्छा खेलता उसको भी आउट करें, ठीक है? इस वक्त हमारे पास स्कोर जो है हमारा अच्छा मुझे लगता है बन गया है। बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, ये हमारा अच्छा कोर है एज ए बैट्समैन। अगर नहीं एक दो सीरीज चलता, फवाद आलम को भी आउट कर दें। कोई फवाद आलम के ऊपर कोई बैटिंग हमारी मेक एंड ब्रेक नहीं हो रही। हाँ, बाबर आजम के आउट इन एंड आउट या रिजवान के इन एंड आउट से हमारी बैटिंग मेक एंड ब्रेक होती है। फवाद आलम के इन एंड आउट से हमारी बैटिंग मेक एंड ब्रेक नहीं हो रही। लेकिन ये वाली जो तकनीक, ये जो तनकीद है ना कि फवाद आलम के जो स्टाइल जो है उसकी वजह से हम उसको उसको नहीं खिलाया, इस पे मुझे कभी भी यकीन नहीं रहा। आप चंद्र पॉल का देख लें स्टांस, और आप स्टांस देख लें स्टीवन स्मिथ का। चंद्र पॉल ने तो 13,000 रन किए हैं, इंजमाम के तो उतने भी नहीं है, तो उसका भी स्टांस देख लें। तो स्टांस की बात नहीं होती, बात होती है कि आप कितना ज्यादा परफॉर्म करके दे रहे हैं उस जगह, ठीक है। रन्स आपका बल्ला कितना दे रहा है। अगर फवाद आलम का इस सीरीज में नहीं दिया, अगले सीरीज दें, अगर नहीं दिया तो बाहर बिठा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक आप है। दूसरे जो प्लेयर जो रन्स कर रहा है उसको खिला के दिखाएं, उसको खिलाएं, उसको बोलें कि वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात की थी, तो आपने भी शायद पहले कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है, और काफी मैंने देखा था लोगों ने अब कहा तो था। नहीं हो सकता, अब तो मेरा दिल दुख गया है यार। पाकिस्तान अपनी होम सोइल नहीं डिफेंड कर पाया तो कैसे होगा टेस्ट चैंपियनशिप का? अगर हो भी गया तो पाकिस्तान बुरी तरह हार जाएगा। वैसे पाकिस्तान टेक्निकली अब फाइनल खेल सकता है? मेरे ख्याल से कि टेक्निकली यही है कि मैंने एक जगह पढ़ रहा था कि अगले 7 मैचेस पाकिस्तान जीत जाए सारे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा एक दो सीरीज में, स्पेशली जो अब इंडिया की सीरीज आ रही है और श्रीलंका की सीरीज आ रही है, उसमें थोड़ा बुरा खेल ले तो शायद पाकिस्तान के फिर भी चांसेस हैं। तो लेकिन देखें, पाकिस्तान इंडिया। देखा जाए तो पाकिस्तान जो डिजर्व नहीं करती यार, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डिजर्विंग टीम है फाइनल खेलने के लिए। यार हम टू अर्ली टू टॉक, बट लेकिन देखें ना आप, हम ये कहें कि 7 टेस्ट मैच जीते, जहां हमें घर की सीरीज के अंदर हम इतने डिफेंसिव हुए थे, हमें कहीं एग्रेशन नजर ही नहीं आया। तो आप क्या कहते हैं कि आगे से हमें उस तरह का एग्रेशन नजर आएगा कि हम 7 टेस्ट मैच सीरीज जीत कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की कोशिश करें? 2.5 से ऊपर हमारी, अगर हम बेहतरीन खेल पेश करें तो 2.5 से ऊपर हमारी वो जाती नहीं है रन रेट। रन रेट। तो आप कहेंगे कि हम दूसरी टीमों को क्या कहते हैं टफ टाइम दे पाएंगे? आपको, हमारी टीम को ये भी सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि नई दुनिया के अंदर, नई टेस्ट के अंदर जो चीजें होती हैं, या तो आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन हो, अगर नहीं है तो आपको 3+ के साथ खेलना पड़ता है, वरना आप हमेशा पीछे से खेलेंगे। ठीक है।
अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हैं फाइनल्स के लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है जी। ठीक है। अच्छा, अभी वनडे सीरीज आनी है, परसों से आगाज होना है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने भी स्क्वाड ऐलान कर दिया है। मैंने जरा देखा नहीं है, शायद शाहनवाज धानी को स्क्वाड में पहली दफा शामिल किया है वनडे स्क्वाड में। और और शादाब जो है वो अनफिट हैं, वो खेल नहीं पाएंगे। शादाब, उसकी शादाब ड्रॉप है। शादाब अगले पहले 2 मैचेस के लिए नहीं खेल पाएंगे। और आसिफ अफरीदी को मेरे ख्याल से शामिल किया गया हाँ है। तो जी। वनडे सीरीज को कैसे देखते हैं? और ऑस्ट्रेलिया के मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं है। वसीम ने कहा कि आपने हमारा सवाल नहीं पूछा, आपका सवाल हमने शामिल कर लिया, आपने वो मिस कर दिया है। अच्छा, देखें, हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है वनडे के अंदर पाकिस्तान पे भारी, बस ऑस्ट्रेलिया हमेशा हर टेस्ट मैच, हर चीज के ऊपर अच्छा, हमारे एक भारी है। एक मैं रिकॉर्ड बता दूं, पाकिस्तान ने जो आखिरी 15 मैच खेले हैं तमाम फॉर्मेट्स के, उनमें से 3 मैच ड्रॉ हुए हैं और 12 मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। एक मैच भी पाकिस्तान ने नहीं जीता। हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया जो है, हर टीम का एक बगाबू होता है, और ऑस्ट्रेलिया हमारा बगाबू है। हम हमारे जैसी ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने आता है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई मैच नहीं जीता, बड़े मैच, सॉरी, वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस, नॉकआउट मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया से कोई मैच नहीं जीता। और ऑस्ट्रेलिया जो है हमें मार लगाता है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से ओडीआईज के अंदर ऑस्ट्रेलिया का टीम पलड़ा भारी रहेगा, और टी20 के अंदर हमारा पलड़ा भारी रहेगा। T20 तो एक है, और दूसरा फिर पाकिस्तान को प्रेशर भी होगा कि वो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हार चुके हैं। हाँ, तो प्रेशर इस तो चीज बहुत का ज्यादा, प्रेशर तो बहुत ज्यादा। नहीं, कहीं कहीं तो अपना कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो विन लेके आनी पड़ेगी। लेकिन ओडीआई की टीम हमारी इतनी कोई खास नहीं है, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं है उधर, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी रहेगी। दूसरा फिर शादाब अगर अनफिट है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। नवाज ऐसा भी, कोई मेरे ख्याल से स्किल्स हमारे पास नवाज है भी अनफिट थे। आप उनका, मुझे पता नहीं है कि नवाज वापस आए कि नहीं आए, वो भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चलें ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब ये वनडे सीरीज शुरू होती है, बल्कि खत्म होती है जब, तो फिर इस पर भी दोबारा बात करेंगे। कि पहले मैच के बाद वापस आ जाना, कि थोड़ी पहले मैच के बाद ही आपसे वो कह लेंगे। एक्चुअल में आप हमारे जो भाई जो देख रहे हैं उनको ये बात बताना पड़ता है कि हम जो है बहुत ही मुश्किल से सिंक हो पाते हैं। हम 2 टाइम जोन्स को मैनेज करते हैं, फिर जाके सिंक होते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं। और इतने, क्या कहते हैं ना, कोशिश के बाद बात होती है, और उसके बाद आप इनके पेज को लाइक ना करें तो मेरे ख्याल से ना बहुत क्या कहते हैं ना, नाराजगी वाली बात है। तो मैं कहूँगा काइंडली पेज को लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि हम और इस तरह की वीडियोस बनाते रहें, स्पेशली वनडेज मैचेस में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा रेगुलर के साथ आपके पास आएँ और आपसे बात करें। हमने ये प्लान किया था पहले मैच के बाद, पहले टेस्ट जी, मैच जी। के बाद, और जी, आज जी। तीसरे मैच को भी खत्म हुए 2-3 दिन गुजर चुके हैं। वो असल में देखिए जॉब का ना, भी मसला होता है, काम का भी मसला जॉब होता है। जॉब का भी मसला होता है, प्लस हमें दिन और रात का भी मसला होता है कि हाँ, जब टाइम में बहुत है। हम जब क्या कहते हैं वीडियो बनाते हैं, तो एक बंदे को अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, या मुझे या भाई को। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप हमें अच्छा फीडबैक भी दें इसके ऊपर। नहीं, किसी की, मुझे तो खुद भी मजा आता है ये सब कुछ करने में। चलें बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह पहले मैच के बाद या सीरीज के बाद फिर बात होती है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आज के लिए इतना ओके, ही। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।